गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 हम लोगों ने हिस्ट्री के जो क्वेश्चन सीरीज थे कर लिए, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम लोग का ये श्रृंखला आगे बढ़ेगा, जिसमें बात करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेके, जिसमें आयोग के जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने शामिल किया। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपके क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। ठीक है, ओके। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क की बात की जा रही है। तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, गजनेर और भीमबांध, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सेलेक्ट करना है आपको कौन सा सही है। तो वाल्मीकि की बात कर लू मैं, ये कहां पे है भाई आपका? ये हो गया वेस्टर्न चंपारण, ये भी बिहार में है। चंपारण है ना, वाल्मीकि नगर। ओके, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है वो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है ना। एक दूसरा टाइगर रिजर्व आपको पता होगा, अभी रिसेंट में ओके डिक्लेयर किया गया है, मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति मिल गई है उसको। कहां पे? कैमूर में। ठीक है ना। तो कैमूर जो है वहां पर दूसरा नेशनल पार्क या ये टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा बिहार का। तो फिलहाल तो अभी के लिए एक है, और वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ये दुधवा। दुधवा कहां पे है भाई? ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। ओके, तो यहां पर अवस्थित है ये। बात करते हैं हम गजनेर की, तो गजनेर है ये राजस्थान में। ये कहां पे है? ये राजस्थान, बीकानेर। बीकानेर, ओके, बीकानेर। गजनेर वाइल्ड लाइफ। और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो गया आपका, ये भी बिहार में है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए भीम बांध और वाल्मीकि, ये केवल दो ही है जो यहाँ पे इस ऑप्शन में करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन 1 एंड भाई 4, दैट इज बी करेक्ट। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है, आपको पता है ये सिंचाई परियोजनाएं जो है, जिसमें अगर हम बात करें उत्तरी बिहार में, तो यहां पे गंडक नदी, कौन सी नदी है भाई? गंडक रिवर। ओके, और गंडक रिवर जो है यहां से पूरब और पश्चिम में, ठीक है, पूरब और पश्चिम में दो प्रमुख नदियां नहरें निकलती हैं, कनाल जिसको कहते हैं। इस तरफ जो है वो है त्रिवेणी, त्रिवेणी कनाल। ठीक है, ओके, जो कि किधर की ओर? पूरब साइड में। और पश्चिम की तरफ देखें, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न, वेस्टर्न गंडक, गंडक कनाल। ठीक है, ओके। और इसी का जो पार्ट है वो कौन है? ये सारण सिंचाई नहर। तो इसको सारण नहर जो है ना, ये इसी से ही निकलती है, किससे? गंडक रिवर से। और किधर से निकलती है? ये उसके दाहिने तट से। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जो त्रिवेणी कनाल है वो बाएं तट से निकलती है या दाएं तट से। तो ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी हो गया आपका लेफ्ट से निकल रही है, बायां तट। और जो आपकी सारण हो गई वो राइट से निकल रही है। ठीक है, ओके। तो इससे जो है बेसिकली ये गोपालगंज, गोपालगंज। और भाई आपका कौन है यहाँ पे? ये सारण जिला हो गया, सारण हो गया। ठीक है, ये जो है ये जिले इससे लाभान्वित होते हैं। सिवान भी इसी से ही जुड़ा हुआ हो गया, सिवान। तो यहां में क्या होता है भाई, इससे सिंचाई जो है उसका कार्य किया जाता है, इन जिलों को प्रभावित करता है या लाभ प्रदान करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये गंडक से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना, ओके, चलो। केरल की साइलेंट वैली की बात कर लेते हैं। ये पीछे लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन इन्होंने, आयोग ने, देख लीजिए इसमें। तो साइलेंट वैली जो है ये संरक्षित है, क्योंकि आपको पता है ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, काफी इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे बहुत ही इंडेंजर्ड और ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो कि स्थानीय प्रजातियां केवल वहीं पे पाई जाती है, और भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो यहीं पे हम देख लेते हैं, इसी का एक पार्ट है साइलेंट वैली, जो कि केरला में ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और इसमें हम देखें, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि प्रयोजन के लिए भूमि क्षेत्र बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वेरी रेयर स्पीसीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल, तो प्लांट्स और एनिमल के रेयर स्पीसीज है वो पाई जाती है, इसी वजह से ये क्या है? संरक्षित है। ठीक है, ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया। आगे बात करते हैं मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया डैम किस नदी पे बनाए गए हैं। तो ये डैम है, बांध है, जो नदी पे निर्माण किया गया है इसका। अगर हम देखें तो देखिए आपको झारखंड, ठीक है, झारखंड से वेस्ट बंगाल होते हुए ये नदियां जा रही हैं, जिसमें कि में मुख्य नदी जो है वो है दामोदर। ठीक है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होगा गंगा नदी की एक वितरिका है। ये गंगा हो गई मान लो, और इसी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली। ओके, कोलकाता इसी पे ही बसा है ना, इसी के। और दामोदर की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है भाई, बराकर। बराकर, ठीक है। ओके, और ये बराकर नदी ये निकलती है आपकी झारखंड, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है वहां से निकलती है। और इसी पे ही दो डैम, प्रमुख डैम बने हुए हैं, जो कि एक हो गया तिलैया डैम, ठीक है, तिलैया। और एक हो गया मैथन डैम, मैथन, ठीक है। ओके, और बेल पहाड़ी जो है वो भी, बेल पहाड़ी भी इसी पे अवस्थित है, ठीक। तो मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया ये किस पे हो गए, बराकर पे, ठीक है। और दामोदर की बात कर ली जाए तो इस पे पंचेत डैम, पंचेत डैम ये प्रमुख डैम है इस पे जो बना हुआ है, ठीक है। ओके, और एक और डैम है उसका नाम है कोनार, ठीक है, कोनार डैम। ठीक, तो ये प्रमुख डैम है, इस पे ध्यान रखिएगा। कोनार रिवर है छोटी सी, वो उसी पे ही बना हुआ है। तो तिलैया, बेल पहाड़ी, मैथन ये किस पे है भाई, ये बराकर नदी पे है, जो कि किसकी सहायक नदी है, दामोदर की, ठीक है। और दामोदर पे पंचेत एंड कोनार बने हुए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चंबल नदी की बात कर लें, इस पे राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। आपको पता है चंबल नदी जो है, इस पे तीन चार प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसमें से तीन अगर हम देखें, एक तो है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे। बेसिकली अगर हम टेरिटरी की बात करें तो वो एमपी के अंदर आता है, ठीक है ना, किसमें, मध्य प्रदेश में आता है। इसका नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सागर डैम, क्लियर भाई। दूसरा हो गया महात्मा गांधी हो गया, फिर राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम, और राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। और एक हो गया इसी पे ही अवस्थित है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये चार प्रमुख परियोजनाएं हैं जो किस पे अवस्थित हैं, चंबल नदी पे, ठीक है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, जिसमें से केवल सिंगल महात्मा गांधी सागर जो है, ये जो बांध है और जल विद्युत परियोजना भी इस पर है, तो ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। बाकी इसके साथ जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज ये सब कहां पे है, ये पूरा राजस्थान में। तो चंबल नदी पे राणा प्रताप पूछा गया है, तो भाई कहां पे अवस्थित हो जाएगा ये, राजस्थान में, क्लियर है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी पे बनाए गए हैं। ओके, चले इस पे। इन नदियों की अगर सहायक नदियों की बात कर ली जाए, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे राजस्थान से एक बनास नदी आती है ना, राजस्थान से बनास नदी आती है। इधर से अगर हम बात करें, ये तो मान लो चंबल हो ही गई मुख्य धारा, ये हो गई आपकी बनास। ये सहायक नदियों के नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इधर देखिए एक नदी है, उसका नाम क्या है भाई, क्षिप्रा, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी। फिर इधर काली सिंध, काली सिंध वो भी इसकी सहायक है, काली सिंध, ठीक है। पार्वती, पार्वती, ठीक है। पूनो, पूनो, ओके। ये सब किसकी नदियां हैं, इसी की, चंबल की सहायक नदियां हैं। तो दाहिनी लेफ्ट हैंड साइड से बनास नदी और राइट हैंड साइड से ये नदी आके मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लौ एस्को में से बैराडीला में किसका खनन होता है। तो देखिए इंडिया में जो प्रमुख लौ अयस्क हैं उनकी अगर हम बात कर ली जाए, तो बैलाडीला, ठीक है, यहां पे लौ अयस्क जो है ये प्रकार पूछा गया है। तो मैं पहले, सबसे पहले लौ अयस्कों के प्रकार बता दूं। देखिए लौ अयस्क जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, कहां भाग गया ये, एक मिनट, हाँ, इसमें जो, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है आयरन का वो है मैग्नेटाइट, ठीक है भाई, मैग्नेटाइट, क्लियर है। लौ अयस्क आयरन और, आयरन और, ठीक है, ये पहला है। दूसरा हो गया ये आयरन और के घटते क्रम में मैं बता रहा हूं, मैग्नेटाइट। फिर आता है कौन सा, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। तीसरे नंबर पे है लिमोनाइट, लिमोनाइट, ओके, ये दिया हुआ है। और चौथा हो गया आपका सिडेराइट,
सिडे राइट, क्लियर है। ये चार प्रकार है और ये ऊपर से नीचे हुए क्या है, जो आयरन है ना, आयरन उसके परसेंटेज के घटते क्रम में है, ध्यान रखिएगा, ये घटते क्रम में मैंने लिखा है। सबसे ज्यादा आयरन किसमें मिलेगा, आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट में, उससे कम हेमेटाइट में। मैग्नेटाइट में अगर मैं बात करूं 70% से ऊपर इसमें मिलता है, हेमेटाइट में मैं बात करूं 60 से 70%, ठीक है, इनको याद रखिएगा। लिमोनाइट की बात करूं मैं 50 से 60%, और इसमें बिलो 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 40%, ठीक है ना, लगभग 40 से 50% इसमें ऑन एन एवरेज आता है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं लॉ एस्को में से बेलाडिला में किसका खनन होता है। तो बेलाडिला में जो प्रमुख रूप से खनन होता है वो हेमेटाइट का होता है, ठीक है भाई। चलो, ओके, कहां पे बेलाडिला है आपका, छत्तीसगढ़, ठीक है, ओके। कहां गया, ये रहा, ये खान है जहां से, ठीक है। ऐसे ही उड़ीसा में आप देखेंगे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ना, उड़ीसा में भी। तो इंडिया में बहुत प्रमुख प्रमुख खाने हैं जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में है, ठीक है ना। तो लौ एश और कोयला आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी बता दूं कि एग्जाम के लिए जब ज्योग्राफी आप तैयार कर रहे हैं तो देखो, खनन और माइन जो है, इससे एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है, जो पीसीएस देते होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी टीआरई वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये माइंस जो है ना, जिसमें तांबा हो गया, लोहा हो गया, आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये प्रमुख खाने हैं, इनको ध्यान रखिएगा। भारत में कहां कहां पे है, उनके लोकेशन अवस्थिति भी देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, तो ये मैंने परसेंटेज इनका बता दिया, इन परसेंटेज को आप ध्यान रख सकते हैं एज इट इज, ठीक है, ओके भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए नेशनल वाटरवे की बात की जा रही है वर्तमान में, 2016 के बाद, किसके बाद भाई, 2016 के बाद भारत में टोटल कितने हो गए, 111 नेशनल वाटरवे हो गए हैं, क्लियर है, ओके। जिसमें कि अगर मैं बात करूं 5 इसमें ऑपरेशनल है, ठीक है, वर्तमान में जो संचालित है। और इन 5 में अगर मैं देखूं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट है, ओके, लॉन्गेस्ट कहने का मतलब कि एक ही धारा में बना हुआ सबसे लंबा है, तो वो है नेशनल वाटरवे 1, ओके। कितना है भाई, 1620 किलोमीटर, कहां से कहां तक, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक, ओके, हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB वेस्ट बंगाल। ये पूरा जो है यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से होकर गुजर रहा है। कितने किलोमीटर, 1620 किलोमीटर का ये नेशनल वाटरवे है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, ओके। 1 तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। अगर वैसे टोटल अलग अलग डिस्टेंस के बारे में बात करें तो नेशनल वाटरवे 4 भी आता है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में बना है, लेकिन वो टुकड़ों में है, ठीक है ना, 2 फेज में बनाया गया है। तो टोटल अगर वैसे लेंथ की बात की जाए तो फिर वो नेशनल वाटरवे 4 हो जाएगा, वो 2800 कुछ किलोमीटर, आप लोग देख सकते हैं उसको नेट पे भी, ओके। लेकिन अगर सिंगल हम लोग बात करें तो सिंगल लेंथ में अगर कहीं से भी कंप्लीटली इस वाटरवे की अकेले बात की जाए तो 1 जो है वो लॉन्गेस्ट है, 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई, क्लियर है, ओके। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सादिया को धुबरी से ये सब नेशनल वाटरवे 2 हो गया, हल्दिया को इलाहाबाद जो हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चले, इसके लिए देखिए एक चीज और बता दूं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन भाई, अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है भारत का, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन 1986 में किया गया था, और एक 85 में 1985 में कानून बना के, ठीक है ना। तो ये जो संस्था है ये कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या वैधानिक संस्था है, और ये जो जितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनका जो डेवलपमेंट है, रेगुलेशन है, वो यही करता है, IWAI, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहां पे है भाई इसका, नोएडा, ठीक है ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये कहां पे हो गया, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर। चलो इतनी बातें सफिशियंट है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। मार्मागो पत्तन स्थित है, कहां पे स्थित है, तो मार्मागांव, देखिए अगर हम देखें भारत में पत्तनों की बात करें तो 13 मेजर पोर्ट है, ठीक है ना, जिसमें से अगर देखूं मैं तो यहां पे, ओके,
ये महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और मुंबई, दो तो महाराष्ट्र में हो गए, ठीक है। कांडला हो गया एक यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं गोवा में, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य हो गया, छोटा सा गोवा, और गोवा में ही एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है, मार्मागांव, ठीक है ना। मार्मागांव पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड हो गया, ये पहले तो गोवा में। दूसरी चीज, ये किस नदी के तट पर है या मुहाने पर है, तो यहाँ पे इसके मुहाने पे ये जुआरी नदी, कौन सी भाई, जुआरी रिवर, ठीक है। इस नदी का नाम ध्यान रखिएगा, और इसी नदी के मुहाने पे ये पत्तन बना हुआ है, पोर्ट बना हुआ है मार्मागांव, ठीक है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें। इधर हो गया आपका मार्मागांव, नीचे कर्नाटका में देख ले मंगलौर हो गया, ठीक है, मंगलौर, ओके। और इधर केरला में हो गया कोच्चि, ठीक। तो ये प्रमुख मेजर पोर्ट है वेस्टर्न साइड में, ओके। इस तरफ देख ले अगर हम लोग एक बार, तो यहाँ पे तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, ओके। ये हो गया आपका चेन्नई, एन्नोर, एन्नोर, ओके। यहां पे हो गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। फिर ओडिशा हो गया पारादीप, पारादीप, ओके। और यहाँ वेस्ट बंगाल में हो गया आपका हल्दिया वगैरह, तो ठीक है। तो ये प्रमुख हो गया, और एक हो गया आपका यहाँ पे जो अंडमान निकोबार में है, तो वो हो गया पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये प्रमुख पोर्ट है इंडिया के। तो आपको ध्यान रखना है मार्मागांव पत्तन कहां पे है, गोवा में, और वो भी किसके मुहाने पे, जुआरी नदी के, ठीक है, ओके। और भारत में कितने मेजर पोर्ट हैं, तो मेजर पोर्ट की बात की जाएगी तो 13 मेजर पोर्ट हैं वर्तमान में, ओके। माइनर पोर्ट की बात करें तो 200-250 से ऊपर है, ओके। उनकी बात नहीं करनी है यहाँ पे। चलो, मगध एवं अंग के मैदान, अगला क्वेश्चन देखें। मगध एवं अंग के मैदान की बात की जा रही है, ओके। निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है, तो गंगा के मैदान को यहां पे विभाजित किया गया है। देखिए, जो गंगा का मैदान है ना, उसको यहां पे मुख्य रूप से हम डिवाइड करें अगर, तो 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, ओके। पहला, दूसरा और तीसरा, ये बाहर चला गया है थोड़ा सा, यानी वेस्ट बंगाल तक। पहला हो गया, इसको कहते हैं ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा मैदान। ये हो गया आपका जो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पूरा बिहार तक का जो एरिया है, ये आता है मध्य गंगा मैदान में। और ये यहां से वेस्ट बंगाल का पूरा एरिया जो हो गया, ये कहां पे आ जाएगा आपका, निम्न, लोअर गंगा मैदान में, निम्न, ठीक है। तो मैं इसका डिवीजन कर दिया हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऊपरी गंगा मैदान में आ गया, ठीक है। और वहां से लेके आपका बिहार तक जो हो गया, जिसमें कि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार कंप्लीट, ये शामिल किसमें, मध्य गंगा मैदान में, मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है। और आपका जो बिहार और झारखंड वाला एरिया, सॉरी, झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, वो हो गया निम्न में, लोअर में, ठीक है। तो आपको मगध और अंग पूछा है ना, दोनों बिहार वाले हिस्से हो गए, तो ये किस में आ जाएगा, मध्य गंगा मैदान में, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मध्य गंगा मैदान, ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़े। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है, तो मैंने बताया आपका बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है, और ठीक है, और यहाँ का नेशनल पार्क वो है वेस्टर्न चंपारण में, फिलहाल के लिए वो, तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नगर आपका वेस्टर्न चंपारण, ठीक, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी दूसरा जो डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व, वो कहां पे किया जा रहा है, कैमूर में, ठीक है ना, जो कि कैमूर और रोहतास जिले में पूरा फैला हुआ है, कैमूर की पहाड़ियों पे। तो उसके जंगलों को डिक्लेयर किया जा रहा है दूसरा, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा अपडेट रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के बारे में, सोलर इक्लिप्स के बारे में, ये कब होता है, ठीक है। देखें भाई, ग्रहण, इसमें 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आपको यहां पे ज्यादा डिटेल में हम ना जाते हुए बस इनकी लोकेशन की बात कर ली जाए, ठीक है। तो देखिए, यहां पे सूर्य हो गया, मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ओके। और यहां पे हो गया भाई आपका पृथ्वी, ओके, ये हो गया अर्थ, ठीक। अब हम मून की अवस्थिति जो है ना, चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है, तो इसकी अवस्थिति के आधार पे ही ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके आते हैं। देखिए, जब चंद्रमा यहां पे होता है, ठीक है ना, चंद्रमा या मून कह लीजिए इसको, तो ऐसे में किसकी परछाई पड़ेगी, पृथ्वी की परछाई इस पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये किस पे ग्रहण लग रहा है, चंद्र पे। तो ये होता है आपका चंद्र ग्रहण, ओके। इसको कहते हैं हम लोग लूनर इक्लिप्स, ठीक है।
ओके, और ये कब होता है? ये होता है हमारा जो मून डे, ठीक है ना। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त चंद्र के नाम से भी जानते हैं। आप देखते होंगे पूरा चंद्रमा जो होता है कैसा हो जाता है, लाल रक्त की तरह हो जाता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा है जब ये चंद्रमा रोटेट होके इसके पृथ्वी के चक्कर लगा के इस अवस्था में पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पे पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ जा रहा है? चंद्रमा आ जा रहा है। तो अब इस पे देखे जरा, जो ये सूर्य की रोशनी है चंद्रमा के फ्रंट वाले हिस्से पे पड़ता है और इस तरफ हिस्से पे नहीं पड़ता, और यहाँ पृथ्वी के समीप है ज्यादा ये, ठीक है। तो ये जो है हमारी साइट को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से सूर्य का वो हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता। तो इस वजह से वो जो ग्रहण वो माना जाता है वो किसके? सूर्य पे माना जाता है। तो ये अवस्था जो होती है किसकी होती है भाई? सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की या सोलर इक्लिप्स की, ठीक है। तो चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो वो अवस्था सोलर इक्लिप्स की हो गई। और चंद्रमा, इसमें अगर बात करूं मैं, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी है तो वो हो गया आपका लूनर इक्लिप्स की, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपसे लूनर इक्लिप्स की बात पूछ, सोलर इक्लिप्स की बात पूछी जा रही है। तो कब हो जाएगा भाई? सोलर ये रहा आपका, तो इसमें मून कहां आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, इस चीज को, इस पे चंद्रमा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसकी एक ही साइड हमें पीछे वाली दिखाई देती है ना, तो ब्लैक हो जाता है। इसी को हम लोग न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून, ठीक है ना। ओके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। चलो आगे बढ़ा जाए। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, फैक्चुअल आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो सूर्य, ठीक है, इसके इधर अगर हम बढ़े तो सबसे पहले मरकरी, मरकरी, और फिर आता है आपका वीनस, ठीक है ना। अब बुध, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बुध, ठीक है। इसको शुक्र, यहां पे हो गया पृथ्वी, ठीक है। ये देखिए, तीसरे नंबर, जो दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है, और पहले पे कौन है? बुध है। बुध की जो साइज है ना, इसका साइज एक तो बहुत छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से इसका जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं, वो यहाँ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर चली जाती है। तो यहाँ का जो वातावरण है वो विदाउट गैसेस है, ठीक है ना। एक थिन लेयर, बहुत पतली सी लेयर यहाँ पे एटमॉस्फेयर की पाई जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे लगभग ना के बराबर है, एटमॉस्फेयर की एक थिन लेयर पाई जाती है, थिन। ओके, और जब गैसेस ही नहीं होंगी तो क्या होगा? जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको वो रोकेगी कैसे? गर्म कैसे? जैसे जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसकी वजह से, एटमॉस्फेयर के एब्सेंस की वजह से या उसके बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, जो बुध है वो सूर्य के समीप होने के बावजूद भी क्या होता है, इतना गर्म नहीं हो पाता। जबकि अगर मैं बात करूं शुक्र की, तो इसका एक तो क्या है, साइज बड़ा है, साइज भी बड़ा है, ठीक है। इसको अर्थ की सिस्टर बोला जाता है, इसीलिए एक तो सिमिलर साइज हो गया। दूसरी चीज मैं बात करूं तो यहां पे एटमॉस्फेयर भी है, और वो एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं तो उसमें लगभग 96% कौन सी गैस है भाई? आपकी एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो सोलर रेडिएशन आता है ना उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ये जो प्लेनेट है ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म, हीट अप हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है ये चमकने लगता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसी को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी यही पे है, ठीक है ना। तो वीनस ध्यान रखिएगा, शुक्र जो है वो पोजीशन में तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन जो हीट है या टेम्परेचर है इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 1 डिग्री के अंतराल पर ये बात कर रहा है किसकी? लैटिट्यूड्स की, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ये आपका ग्लोब हो गया, यहां पे ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब 1-1 डिग्री के अंतराल पे पूछा है, तो 1 से लेके 89, 90 पे तो कोई अक्षांश सही नहीं, ठीक है ना, वो तो एक बिंदु हो गया, ठीक। तो 89 तो ऊपर हो गए, ठीक है, और सिमिलरली 89 हो गए नीचे, ठीक है। और एक जो है ये 0 डिग्री वाला, तो कितना हो गया? 89 एंड 89 एंड 1,
179। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो गया? 179। एक टोटल हमारे ग्लोब पे कितने लैटिट्यूड्स हो गए या रेखाएं हो गई? तो 179 रेखाएं जो है वो टोटल हो गई। ठीक है ना? 89 ऊपर है, 89 नीचे है, और बीच में 0 डिग्री। ठीक है? और 90 डिग्री जो है वो उस पे आपका एक पॉइंट है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो वहां पे कोई लैटिट्यूड लाइन नहीं है, लैटिट्यूडनल लाइन नहीं है। ओके, तो इस वजह से उन दोनों को हम काउंट नहीं करते। क्लियर? समस्या कोई किसी को? नहीं। 179। चलो आगे बढ़े। ठीक है? रटना नहीं है, बस चीजों को समझ लीजिए आप लोग। ठीक है? ओके। अंतरराष्ट्रीय डेटलाइन की बात की जा रही है, खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है भाई? आपको पता है? तो यहां पे देखें ग्लोब पर, ये जो है 0 डिग्री, और 0 डिग्री के जस्ट पीछे अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाता है? 180 डिग्री। पूरा स्फेरिकल है ना, तो आगे अगर 0 डिग्री है तो घूम के पूरा पीछे जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, इसी को क्या कहा गया है? इसी को ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। ओके। तो ये देशांतर रेखा है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। क्लियर है? पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं, ये प्रशांत महासागर में, ये जो प्रशांत, इधर हो गया आपका, ये हो गया रसिया, रसिया, और इधर हो गया यूएसए, अलास्का। ठीक है? और इसके बीच में इधर नीचे बेरिंग सी हो गया, इधर चुकची सी हो गया, और इसी के बीच में एक जलधारा है, करंट है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, STRAIT। बेरिंग जल संधि से होते हुए 180 डिग्री जो लाइन है, ओके, कुछ इस तरीके से तिरछी मिर्ची होते हुए जाती है। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको, ये लाइन जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, ये एकदम सीधी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके एक तरफ और दूसरी तरफ जो है दिन और समय जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? ओके। तो अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट साइड में जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे? टाइम जो होता है गेन होता है। ठीक है? और डेट जो होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है? और अगर हम उसके वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट साइड में, तो टाइम और डेट, इस दोनों में क्या आएगी? कमी आएगी। मान लीजिए यहां पे अगर 10 तारीख है, तो यहां पे क्या होगा? 9 तारीख होगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो यही जो है आपके इंटरनल, तो उसी समय और डेट को क्या करने, मैनेज करने के लिए, ताकि किसी देश में अलग अलग टाइम ना हो जाए, अलग अलग दिन ना हो जाए, दिनांक, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए इनको बीच बीच में से मोड़ दिया गया है। क्लियर है? और ये कौन से महासागर से होके जा रही है? तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है उसी से होके ये निकल रही है। ठीक है? ओके। तो इतनी बातें आपके लिए सफिशिएंट है, प्रशांत महासागर से होके ये पास हो रही है। चले आगे। ओके। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ओके। ठीक। देखिए ये बीच में क्या है आपका? आपको पता है? सूर्य। ठीक है? और भाई इसका कौन चक्कर लगा रहा है? ये पृथ्वी इस तरीके से कुछ चक्कर लगा रही है। ठीक है? यहां पे हो गया आपका क्या? जून, मैं मंथ लिख दे रहा हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये हो गया अप्रैल, मई, जून। ठीक है? यहां पे डेट लिख दे रहा हूं 21 जून। ओके। ये हो गया आपका 21 मार्च। ठीक है? इधर हो गया आपका 23 सितंबर, और इधर हो गया आपका 22 दिसंबर। ठीक है? ये 21 मार्च, 22 मार्च। ठीक है? लग ऐसे ही रहे। अब देखिए क्या है यहां पे, ये मैंने आपको, ये तिरछी तिरछी लाइनें दिख रही है ना, ये हमारे ध्रुवीय हो गया, हमारा पोल हो गया, यानी नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ पे। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, इसी वजह से मैंने तिरछा बनाया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देख लो, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? तो यहां पे देखिए, केवल एक को समझा दे रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो किस हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर? ठीक है? तो यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए, इस पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर क्या है? इससे दूर है, इससे दूर है, सूर्य की किरणों से थोड़ा सा दूर साइड में। तो इस समय क्या होता है, जब नदर्न हेमिस्फीयर, इंडिया किसमें है? नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इस समय इंडिया में क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। जबकि अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, इस समय वहां पे शीत ऋतु का समय होता है, वहां पे ठंडियां पड़ रही होती हैं। ठीक है ना? और इसी में अगर मैं बात करूं, जून है, जून में भी 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, दिन की अवधि जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा दिन। तो इसी का मैं उल्टा कर दूं, 21 जून को ही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, जो नॉर्थ में होगा उसका उल्टा किसमें हो जाएगा, साउथ में। सबसे छोटा दिन किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर भाई, इतनी बात, कोई समस्या नहीं। तो अब यहां पे देख लीजिए क्या बात कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाले में आ जाइए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन होगा सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि जिस गोलार्ध में हम रहते हैं ना, हेमिस्फीयर में, उसमें सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। तो उसी का उल्टा कर दें उसके दक्षिणी गोलार्ध में, उस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन पूछा है, वो कब हो जाएगा भाई, 22 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जबकि ये 23 सितंबर और 21 मार्च वाला है, ये होता है इक्विनॉक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, इक्विनॉक्स, है ना। इस दिन दिन और रात जो होता है वो बड़े बड़े कोई बड़ा कोई छोटा नहीं बल्कि इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इक्विनॉक्स। क्लियर है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर ध्यान रखिएगा, इन दोनों में इक्विनॉक्स होता है। ओके, एक को वसंत विषु और एक को शीत विषु, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विषु। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, अभी मैंने बात की वही पिछला क्वेश्चन है, उसी का आंसर क्या हो गया, 22 दिसंबर। तो पीछे आपने समझ रखा है, यहां पे आंसर इजिली लगा पाएंगे, 22 दिसंबर। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। क्या है, महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप अलग कैसे हुए भाई, इस पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें कि अगर हम पहले बात करें तो देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया है ना, विवर्तनिकी प्रक्रिया जिसको कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक एक्शन, ठीक है ना, इसके माध्यम से क्या होता है, कुछ जैसे एल्फ्रेड वेगनर का नाम अगर आप सुने हो, ठीक है ना, अगर नहीं भी सुने हो तो ध्यान रखिएगा, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, ये वेगनर, इन लोगों ने ही इसका प्रयोग करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह दी है। कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट थ्योरी जैसी ये सिद्धांत दिए हैं, जिन्होंने क्या बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी पे जो स्थलखंड है वो सभी एक साथ थे, जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा था। अब बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद यही टेक्टोनिक प्रक्रिया की वजह से क्या होता है, इनमें टूट हो जाती है और ऊपर की तरफ लॉरेंशिया चला जाता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्लियर है, ओके। फिर बाद में उसका भी टूट विखंडन हुआ और उसके स्प्लिट होने से बहुत सारे अलग अलग महाद्वीप बनते हैं। जैसे गोंडवाना लैंड के विखंडन से क्या बनता है, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और आपका जो अंटार्कटिका हो गया, ठीक है ना, और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो। तो ये सब किससे, गोंडवाना लैंड से। लॉरेंशिया जो ऊपर वाला हिस्सा था उसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप एशिया हो गया। ठीक है, ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये जो है महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह ये सब बताती हैं अच्छे से, जो कि किस पे आधारित है, विवर्तनिकी क्रिया या टेक्टोनिक मूवमेंट से संबंधित है। क्लियर है भाई, ओके। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, वैगनर का नाम याद रख सकते हैं, अल्फ्रेड वैगनर जो है, ठीक, इन्होंने ये थ्योरी दिया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। जो निफे, देखिए एडवर्ड सुएस, वैसे तो आप जानते हो अगर कि जो आपका जो पृथ्वी की परतें हैं, अगर उसको मैं डिवाइड करूं ऐसे, तो सबसे ऊपर की पतली परत जो है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट, हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में, क्रस्ट, ठीक है। बीच वाला जो है उसको कहते हैं हम लोग मेंटल, मेंटल, ओके। और नीचे जो है उसको कहते हैं सबसे आंतरिक में, वो है कोर। क्लियर है भाई, ओके। तो लगभग 6700 कुछ किलोमीटर ये है डेप्थ, यहां से ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखो क्रस्ट, मेंटल, कोर, अगर मैं बात करूं, एडवर्ड सुएस एक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड सुएस, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि ये जो परतें हैं ना, इनका जो संरचना है वो रासायनिक आधार पे कुछ इस तरीके से है। सबसे ऊपर कौन सी परत आ जाएगी, सियाल, उसके नीचे सीमा, और उसके नीचे निफे, निफे, ओके। सियाल का मतलब क्या हो गया, सी से सिलिका, सिलिका, और एल से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सियाल से यहां सीमा देख लीजिए, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना। और निफे का मतलब हो गया निकेल, निकेल,
और Fe से क्या हो गया यहाँ पे, फेरस या आयरन। ठीक है, तो निकेल और आयरन। तो यहाँ पे जो एडवर्ड सुएस है वो क्या बताते हैं कि जो सबसे आंतरिक परत है ना वो निफे है, और उसका निर्माण किससे हुआ है, निकिल और फेरस से। ठीक है ना। ओके, तो ये निकिल और जो फेरस है या आयरन है उसी से इसका निर्माण हुआ। क्लियर है। जबकि बीच वाला हिस्सा सीमा हो गया और ऊपर वाला हिस्सा हो गया सियाल, हो गया सियाल। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ा जाए। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सही कथन की बात किया जा रहा है किसके लिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए। आपने रॉक्स के बारे में अगर पढ़ा हो तो किस तरीके की रॉक्स होती हैं, मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना भाई। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये तीन है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं, अवसादी सेलों के बारे में पूछा है सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री सेल्स क्या होती हैं, जो रूपांतरित सेल है और जो आग्नेय सेल है ये दोनों से बनती हैं। रूपांतरित या आग्नेय, जब उनका क्या होता है, इरोजन होता है ना, वेदरिंग, वेदरिंग होने के बाद जब इरोजन होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फैक्टर हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये चट्टानें कमजोर होती है, कमजोर होकर टूटती हैं। तो जब इनका इरोजन होता है तो धीरे धीरे वो एक एक लेयर बाय लेयर क्या होती है, जमा होती जाती है। एक लेयर बनी, फिर उसके ऊपर अगली चट्टान, मान लो यही चट्टान है, इसकी हवा, पवन, वायु, ये सारी चीजें, इससे एक लेयर आगे कहीं पे जाके बिछ गई, फिर इसका और इरोजन हुआ, दूसरी लेयर बन गई, और इरोजन हुआ, तीसरी लेयर। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर क्या होती है, ये जमा होती जाती हैं, और लंबे समय के बाद क्या होती हैं, यही परतें जो होती हैं एक कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी चट्टानें जो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सेडिमेंट्री सेल या अवसादी चट्टान। क्यों, क्योंकि वो सेडिमेंट से बनी है। किससे बनी है, सेडिमेंट या अवसाद से। क्लियर है। तो इसीलिए क्या होती हैं ये शैलें जो होती हैं, ये चट्टानें जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं भाई, ये लेयर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और आपने अगर देखा हो तो ये जो चट्टानें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं किसके लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए। पेट्रोलियम रिजर्व सामान्यतः आपको इन्हीं चट्टानों में देखने को क्यों, ये जो लेयर्स हैं इन्हीं के बीच में जो आपके पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो इनके फॉसिल्स, ठीक है ना, जमा रह जाते हैं, और उन्हीं के सड़ने गलने से क्या होता है, यही पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पे ये पेट्रोलियम के भी स्रोत होते हैं अच्छे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेयर्स सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड। ठीक है, ओके। बाकी इनकी मैं अगर बात करूं, ये ताप और दाब पे, तो भाई ये तो सीधे सीधे मेटामॉर्फिक हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित। ठीक है, तो ये रूपांतरित से जुड़ा हुआ हो गया मामला। क्रिस्टलीय है तो वो आपका इग्नियस रॉक्स जो हो गए क्रिस्टलीय हो गए। ठीक है, चल। माउंट एटना की बात की जाए, माउंट एटना कहां पे है, माउंट एटना, आप ये देख रहे होंगे एक कंट्री है इधर भूमध्य सागर के अंदर, दैट इज इटली। इटली, ओके। ओके, ठीक है। अब यहां पे इटली का ही एक छोटा सा आगे यहां पे आइलैंड है, उसका नाम क्या है, सिसली। सिसली, ओके। और सिसली का ये जो पूर्वी हिस्सा है ना, पूर्वी तट है, वहीं पे अवस्थित है कौन सा, माउंट एटना। माउंट एटना एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो माउंटेन है, ठीक है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, और वो कहां पे अवस्थित है, किस देश में, तो ये इटली के अंदर अवस्थित है। ठीक है, और कहां पे, सिसिली आइलैंड पे, सिसिली आइलैंड पर, जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में अवस्थित है। ठीक है, ओके। ठीक, इसी के इधर हम बात करेंगे तो आपका फिर क्या आ जाएगा, माउंट स्ट्रोम्बोली वगैरह, जिसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है ना, ये सारी चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, जल्दी से देखें इसको। भूकंप की गहनता बोल रहा है, ठीक है ना, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो होती है ना, ये हम देखते हैं, यानी इंटेंसिटी, कितनी गहनता से भूकंप आया है, कितना उसका प्रभाव, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेबल डेटा होता है ना, उसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है, और ये जो करता है काम, वो कौन करता है, मर्कली। ठीक है ना। रिक्टर पैमाना जो होता है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड। ओके, जो आपका सिस्मोग्राफ होता है उस पर देखते होंगे आप, ये मान लो सिस्मोग्राफ हो गया, कहां गया ग्राफ, तो उस पे कुछ इस तरीके से लाइन खींची होती है ना, ऐसे,
ठीक, तो वो जो सबसे ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड आएगा, दैट इज वही, उसको फिर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, तो कितना ज्यादा आया है सिस्मोग्राफ पे, वो रिक्टर पैमाना मेजर करता है। जबकि अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मर्कली पैमाना, मर्कली पैमाना जो होता है ये किन चीजों को देखा जाए तो ये हानि को देखता है कि कितनी इस भूकंप से क्षति हुई है, ठीक है, कितनी जान माल की हानि हुई है, ठीक, तो ये सारी चीजें ये मर्कली स्केल पे, ठीक है ना, ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन जो पीक्स है वो किस में पाई जाती हैं, आपको पता है। सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन यही बता दो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप सभी जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है भाई, नेपाल, है ना। अब ये देखो माउंट एवरेस्ट जो है ये किस में है, किस माउंटेन रेंज में है, तो ये हिमालय का पार्ट है, हिमालय, ओके, और वो भी कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, इतनी बात क्लियर। अब देखिए हिमालय ये कैसा माउंटेन है, तो ये है न्यू, न्यू फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत, वलित पर्वत कहते हैं इसको, ठीक है। वलित कैसे होते हैं, ये जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, दो प्लेटें, यहां इसके संदर्भ में कौन कौन सी होंगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब ये आपस में टक्कर हुई ना तो इनका जो क्रस्ट है ना बीच में से फिर फोल्ड होना शुरू हुआ। अब ये कॉन्टिन्यू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बीच वाला क्रस्ट है वो ऊपर उठता जा रहा है, और किसका निर्माण होता है, इसी क्रस्ट में फोल्ड की वजह से किसका निर्माण हुआ, इन फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, क्लियर है, ओके। तो यहां पे हिमालय जो है इस माउंटेन रेंज का निर्माण होता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो हो गई वो माउंट एवरेस्ट। तो ये जो सबसे ऊंची चोटियां हैं विश्व की, वो किसमें, इन्हीं नवीन मोड़दार पर्वतों में देखने को मिलती हैं, क्लियर है, ओके। जबकि प्राचीन मोड़दार पर्वत जो है वो अब काफी मात्रा में क्या हो चुके हैं, इरोड हो चुके हैं, ठीक है ना, ओके, उनका वेदरिंग हो चुका है, तो वो रेसिड्यू पार्ट ही बचे हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग रेसिड्यूअल माउंटेन बोल देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अरावली, अरावली किस तरीके का पर्वत है, रेसिड्यूअल माउंटेन है, हाइट उसकी बहुत कम बची है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पीक भी बात कर ले तो लगभग 1722 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 8,500 मीटर के समथिंग, ठीक, तो भाई काफी ज्यादा है। चलो आगे बढ़े, तो आंसर आपको क्या रहेगा, न्यू फोल्डेड माउंटेन। चलो भैया, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आल्प्स कहां पे है भाई, आपका यूरोप में, ठीक है ना। इस तरीके से देखें तो यूरोप ये आपका कुछ ऐसे मान लीजिए इधर हो गया, ठीक, ये भूमध्य सागर हो गया, और कुछ इस तरीके से आल्प्स फैला हुआ है ना। तो यहां पे आल्प्स हो गया आपका यूरोप, हिमालय, हिमालय कहां पे हो गया, तो हिमालय बेसिकली अगर हम देखें तो एशिया में, एशिया में भी जो इंडिया, चाइना, नेपाल, तिब्बत, ये वाला रीजन हो गया। एंडीज की बात करूं, एंडीज आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, और रॉकीज जो हो गया ये हो गया नॉर्थ अमेरिका में, क्लियर है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, संबंधित जो महाद्वीप हैं या देश हैं उनके नाम भी आपको पता रहने चाहिए, ठीक है, ओके। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो पेरेनीज की बात मैं करूं, फ्रांस और स्पेन, ये दो देश हैं और इनके बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर रही है, फ्रांस और स्पेन, स्पेन एंड फ्रांस के बीच में, काम आ गया, हाँ, स्पेन एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है ना भाई। तो यहां पे देखें फ्रांस और स्पेन जो है इसके बीच में एक बाउंड्री बना रहा है, कौन सा, ये पेरेनीज पर्वत, ठीक है, ओके। तो यहां इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपको देखें अगर यहां पे सेंट्रल एशिया में इधर, ठीक है, कहीं इधर इस तरफ, यहां पामीर नोट है भारत के ऊपर, पामीर का पठार भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का नॉट है, ठीक है, जंक्शन है एक तरीके का। और इसी नॉट से, इसी से क्या होता है, चारों दिशाओं में इससे पर्वत निकलते हैं, देखिए, कुनलुन शान, तियान शान, कौन सा, तियान शान, ठीक है, नीचे इधर आ जाएंगे कुनलुन शान, कुनलुन, ये चाइना के पर्वत हो गए, ठीक है ना, हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत, ठीक है। इधर हम बात कर लें आपका काराकोरम, काराकोरम रेंज, तो चारों ओर देख रहे हैं इससे माउंटेन पर्वत निकल रहे हैं, इससे माउंटेन रेंज निकल रही हैं, और बीच में ये एक नॉट, एक गांठ की भांति अवस्थित है, इसको पामीर नॉट कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो हो गया आपका पामीर पठार, इसको विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है, इस वजह से इसको संसार की क्या कहते हैं, छत कहते हैं, रूफ कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिए अभी मैं बात कर रहा था आपकी साउथ अमेरिका की, ठीक है। साउथ अमेरिका में कुछ इस तरीके से, यहां कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया से लेते हुए लगभग 7 देशों में, ठीक है ना, पेरू, चिली, अर्जेंटीना से होते हुए ये इस तरीके से पूरी फैली हुई है, ठीक है। लगभग 7,000 से अधिक किलोमीटर, ओके, ये फैली हुई है उत्तर से लेकर दक्षिण में। कहां पे, किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंडीज माउंटेन कहते हैं, ठीक है ना, ओके। माउंट एकांकागुआ वगैरह जो है वो इसी में, कोटोपैक्सी, माउंट एकांकागुआ, ये सब इसी की सर्वोच्च चोटियां हैं, ठीक है, ओके। तो एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी पूछा है ना, और सबसे ऊंची पूछा जाता तब कौन हो जाता है आंसर, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वो हो जाती है हिमालय, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एंडीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। रॉकीज कहां पे, नॉर्थ अमेरिका। आल्प्स कहां पे हो गया आपका, ये हो गया आपका यूरोप में, और हिमालय हो गया आपका एशिया में, ठीक है ना, ओके। अगर यहीं पे सदर्न आल्प्स की बात करता, सदर्न आल्प्स ये कहां पे हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, ओके। ध्यान रखिएगा सदर्न आल्प्स कहां पे है, न्यूजीलैंड में, और आल्प्स पूछा जाएगा तो वो यूरोप में है, ओके। चलो, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी डेजर्ट की बात करें इसमें तो आपका जो ये चाइना है, चाइना, ओके, और यहां पे इधर है मंगोलिया, यहां पे एक छोटा सा देश मंगोलिया, मंगोलिया, है ना। तो ये मुख्य रूप से मंगोलिया में अवस्थित है, इसका कुछ हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा है वो चीन तक भी विस्तारित है, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल अगर पूछा जा रहा है तो कहां पे है, मुख्य रूप से ये मंगोलिया में अवस्थित है, क्लियर है, ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलो, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, सबसे ड्राइएस्ट रेगिस्तान का जो दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है, अभी मैं जिस महाद्वीप की बात कर रहा था वो कौन सा है भाई, साउथ अमेरिका को देख रहे थे। और साउथ अमेरिका में यहाँ पे देखिए चिली जो है, चिली में इधर अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट दिख रहा है, ओके। और ये अटाकामा डेजर्ट जो है, क्यों, क्योंकि इसके साइड से ना एक धारा निकलती है, उसका नाम है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, ओके। या फिर इसी को पेरू की धारा कहते हैं, पेरू की धारा, जब पेरू के तट पे पहुंचती है, ठीक है। तो हम्बोल्ट धारा जो है ना, ये कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है, ठीक है। तो जब ये इस रीजन से होके गुजरती है ना, तो यहां पे ड्राई इफेक्ट डालती है, ड्राई इफेक्ट, क्लियर है, ओके। ठंडी धारा है भाई, हवाएं इसके संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है, वायुदाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है ना। और हाई प्रेशर जो होता है वो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ओके। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे वर्षा जो होती है वो न के बराबर हो पाती है, और जो थोड़ी बहुत संभावना होती है ना, उसको ये विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा था मैं, एंडीज, वो भी रोक देती है, क्योंकि इधर से जो हवाएं आती हैं वो क्या करती हैं, इसके लिए एक रेन शेडो रीजन का काम करती हैं। इस तरफ आपका हवाएं, मान लीजिए ये हवाएं आ रही हैं, ठीक है। अब यहां पे आपका अटाकामा हो गया और ये हो गया एंडीज, तो एंडीज से टकरा के ये हवाएं वापस नहीं जा पाती है, क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये कैसा रीजन होता है, रेन शेडो, शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। तो यहां पे वर्षा तो एक तरफ एंडीज हो गया, दूसरी तरफ हम्बोल्ट की ठंडी धारा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बची खुची नमी होती है वो भी खत्म हो जाती है, और इस वजह से इसको विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है, ओके। बाकी डेजर्ट की बात कर लूं मैं, सहारा आपको पता है अफ्रीका में, ये विश्व का सबसे बड़ा, सोनोरन हो गया आपका मैक्सिको और यूएसए की सीमा पे देख रहे होंगे, सोनोरन, फिर उसके नीचे देखें इधर चिहुआहुआ डेजर्ट मैक्सिको, ऊपर हो गया आपका ग्रेट बेसिन हो गया, ठीक है ना, मोजावे डेजर्ट हो गया, ये सब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से संबंधित डेजर्ट है, ठीक है, ओके। और टकला मकान जो हो गया, टकला मकान कहां पे हो गया, अभी चाइना की बात कर रहा था ना, चाइना में, तो ऊपर की तरफ मंगोलिया का हिस्सा वाला जो रीजन है वहां पे एक गोबी मिलेगा, और उसके पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी में देखें टकला मकान डेजर्ट मिलेगा, ठीक है ना, ओके। तो जिनजियांग प्रांत वगैरह जो है वो सब इसी रीजन में, तो टकला मकान हो गया चाइना से जुड़ा हुआ, ठीक। तो ये सभी आप इन देश याद रखिएगा कौन कौन से मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, ठीक है।
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, मिड लैटिट्यूडनल, मिड कौन सा है ये मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड की बात की जा रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। ओके भाई, तो टेम्परेट ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, एक रफली ऐसे फोटो बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे ये हो गया आपका, इधर वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है ना, और यहां से मैं खींच दे रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये हो गया ब्राजील, छोटे छोटे से इधर देश है, ये हो गया ब्राजील, ठीक है भाई। इधर हो गया आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ओके। यहाँ पे बोलीविया, पैरागुए, उरुग्वे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये ब्राजील है, यहां पूछा क्या गया है, मिड लैटिट्यूड में, तो मिड लैटिट्यूड की बात की जा रही है, तो वो आ जाएगा लगभग यहां पे 30-35 अर्जेंटीना के पास, ठीक है। तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है, तो यहां के घास के मैदानों को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है, पंपास, ओके। मैं सभी के नाम बता दे रहा हूं, अर्जेंटीना में ये पंपास हो गया। यहां वेनेजुएला इस तरफ जो है ग्रासलैंड पाए जाते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से, एक तो ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और एक हो गया टेम्परेट। तो ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग लानोस। लानोस जो है वेनेजुएला, ये कैसा ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहां पे लिख दे रहा हूं ट्रॉपिकल, ओके। ब्राजील जो है, इसके पठार के, इसके दक्षिण का जो ये दक्षिण पूर्वी पठारी हिस्सा है, इसके पास जो ग्रासलैंड है, इसको कहते हैं कंपोस। कंपोस जो है, ये भी आपका कैसा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो लानोस और कंपोस हो गया आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और पंपास जो हो गया ये अर्जेंटीना में है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश मतलब 30 से 35 डिग्री वाला जो एरिया है, वहां पे बात किया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। प्रेरीज कहां होती है, प्रेरीज आप देखे होंगे, तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें, यूएसए, कनाडा, ठीक है ना, ये वाले रीजन जो है ये प्रेरीज कहलाते हैं। ये जो है गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना, इनको खाद्यान्न, यहाँ पे गेहूं मुख्य रूप से अच्छा उत्पादन होता है। पंपास मैंने देख ही लिया। वेल्ड हो गया आपका कहां पे भाई, ये साउथ अफ्रीका, वहां के ग्रासलैंड को, ये भी टेम्परेट हो गया, प्रेरीज भी टेम्परेट हो गया, स्टेपीज हो गया, ये एशिया में देख लेंगे, एशिया मुख्य रूप से सेंट्रल एशिया वगैरह, ये भी आपका कैसा हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड। क्लियर है, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखें। चलो आगे बढ़े। ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, अभी मैंने बताया ग्रासलैंड को, आंसर आप दे सकते हैं अगर ध्यान से देखा हो, तो वो किसके क्या कहते हैं उसको भाई, उसको कहते हैं हम लोग कंपोस, ब्राजील। पंपास कहां पे हो गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ओके। और ये कैसा है आपका, टेम्परेट हो गया। वेल्ड हो गया आपका कहां पे, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। और डाउन्स हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। चलो, तो ठीक है, बस आज के लिए इतने ही, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा आज, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं फिर कल। कल का सेशन जो होगा वो लाइव रहेगा, है ना, तो सेम 8 से 8:15 के बीच में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।